नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कवि भरत व्यास ने एक फिल्म के लिए गीत लिखा था, बहुत ही सुंदर गीत है। उसकी पंक्तियां जरा सुनिए। वो लिखते हैं, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है। दरअसल उस चित्रकार जिसने प्रकृति बनाई और इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है, उसे देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए हमें नेत्र भी दिए हैं। लेकिन दृष्टि के लिए बहुत से खतरे इंसान की जिंदगी में, इंसान के जीवन में रहते हैं और उसके कई कारण हैं। आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिसमें दृष्टिहीनता होने पर उसको ठीक किया जा सकता है। खास तौर पर इसमें बात आती है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की, यानी कॉर्निया में किसी विकृति, आघात या फिर किसी अन्य कारण से अगर व्यक्ति को दृष्टिहीनता होती है तो इसका इलाज हो सकता है। दृष्टिहीनता का चौथा बड़ा कारण है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्निया को रिप्लेस किया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन के जरिए। लेकिन अगर हम अपने ही देश की बात करें तो एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो कॉर्निया प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं। उनके जीवन में रोशनी आ सकती है, दृष्टिहीनता दूर हो सकती है, लेकिन जरूरत है कॉर्निया के प्रत्यारोपण की। कॉर्निया के प्रत्यारोपण की सुविधाओं को किस तरह से बेहतर किया जा रहा है, क्या नए आयाम इसमें हो रहे हैं और किन प्रयासों से इसे बढ़ाया जा सकता है, ये विशेषज्ञों से समझेंगे प्रोग्राम में। उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल क्यों हो सकती है दृष्टिहीनता कॉर्निया की विकृति की वजह से और किस तरह से इसे ठीक करने में सहयोगी हो सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया नेत्रदान। दृष्टिहीनता वो अवस्था है जिसके होने पर व्यक्ति का जीवन अंधकार में हो जाता है। दृष्टिहीनता के कई कारण हो सकते हैं। अगर ये कॉर्निया में कोई विकृति, आघात या संक्रमण के कारण हो तो कॉर्निया प्रत्यारोपण से इसका इलाज हो सकता है। कॉर्निया में विकृति होने पर क्षतिग्रस्त कॉर्निया को निकालकर स्वस्थ कॉर्निया को सर्जरी द्वारा प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में नेत्रदान के लिए प्रतिज्ञा पत्र भर सकता है। दान की गई आंखें मृत्यु के बाद ही ली जाती हैं। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान के लिए प्रतिज्ञा पत्र यानी कॉन्सेंट फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा न होने पर परिवार के सदस्यों की अनुमति से भी नेत्रदान हो सकता है। दानकर्ता से प्राप्त कॉर्निया की क्वालिटी का पता करने के लिए 2 बार जांच की जाती है। आई बैंक की टीम दानकर्ता के घर जाती है और कॉर्निया लेने के साथ ही ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। प्रत्यारोपण से पहले आंख की जांच की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आंख में कोई इन्फेक्शन न हो। नेत्रदान एक सरल प्रक्रिया है। कितने ही लोग हैं जो रोशनी के इंतजार में हैं। उन सभी के जीवन में रोशनी तभी आ सकती है जब अधिक से अधिक लोग नेत्रदान करें। आप भी किसी के जीवन को रोशन कर सकते हैं, तो आज ही नेत्रदान की प्रतिज्ञा लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। प्रकृति में और जीवन में हर सौंदर्य को हम सब देखते रहते हैं जिनके पास दृष्टि है, और वो अक्सर पोस्टर और होर्डिंग्स और विज्ञापन भी पढ़ते हैं नेत्रदान के लिए, और पढ़ पढ़कर इस दुनिया से चले भी जाते हैं। लेकिन अपने नेत्रों को अपने बाद किसी और के जीवन में रोशनी लाने के लिए दिया जा सकता है, ये बात हम में से सिर्फ बहुत कम लोग न सिर्फ जानते हैं बल्कि करना चाहते हैं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। किस तरह बदला जा सकता है, क्या भ्रम है, उसे भी दूर करेंगे और जानते हैं विशेषज्ञों से कि इस दिशा में नया क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर किस तरह से अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और क्या प्रयास हो रहे हैं इसे सरल बनाने के लिए। तो ज़रूरत है सभी के सहयोग की। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राधिका टंडन, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, co-chairman National Eye Bank AIIMS and President Eye Bank Association of India। हमारे साथ हैं डॉक्टर रीता अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल।
and Major General Dr. J.K.S. Parihar, Additional DG, AFMS, Medical Research, Health and Training and Professor Ophthalmology। आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉर्निया की आवश्यकता है और कुछ वो लोग हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बड़ी ख़ास बात ये है इस चर्चा में वो ये कि इस समय हमारे देश में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, नेत्रदान पखवाड़ा। तो डॉक्टर राधिका टंडन आपसे ही चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें, जब भी दृष्टिहीनता की बात आती है, ब्लाइंडनेस की बात आती है, बहुत से लोगों को अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि ब्लाइंडनेस क्या होगी और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस उसमें से क्या होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो ब्लाइंडनेस है वो उस स्थिति को मानते हैं जहाँ व्यक्ति देख नहीं सकता है, और हमारे जो आँखें हैं बहुत नाजुक और वही स्पेशल ऑर्गन है जिससे हम रोशनी फोकस करके ये ब्रेन तक पहुँचाता है और वहाँ पे इमेज देखा जाता है जो रेटिना सिग्नल्स डिलीवर करते हैं। अब जो आँख का आगे का हिस्सा है कॉर्निया, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस या घड़ी का आगे शीशा होता है, ट्रांसपेरेंसी उसकी एक फंक्शन है, ये पारदर्शी होता है, तो ये रोशनी को अलाउ करता है आँख में जाने का और उसको फोकस करता है। तो जब ये आगे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट कॉर्निया डैमेज हो जाता है किसी वजह से, चोट लगने से या इन्फेक्शन से, तो वो ओपेक हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है और रोशनी को जाने नहीं देता और उसकी जो फोकसिंग पावर है वो चली जाती है। तो जिन व्यक्तियों को इसकी वजह से अंधापन है या दृष्टिविहीनता है, उन लोगों को कॉर्नियल रिप्लेसमेंट या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से रोशनी वापस आ सकती है। जी डॉक्टर परिहार, आपसे समझना चाहेंगे कि जब बात आती है उन कारणों की जिनमें अगर दृष्टिहीनता हुई है तो उसको वापस लौटाया जा सकता है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात करें अगर देश में क्या स्थिति है, और अगर बात करते हैं वो लोग जिन्हें कॉर्निया की आवश्यकता है, जिनकी रोशनी वापस आ सकती है, तो कितना गैप है और क्या कारण मानते हैं आज इसका? इसमें कॉर्निया से होने वाली जो बीमारियां हैं जिसमें पुतली की ओपेसिटी आ गई है, उसमें पुतली या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद में रोशनी आने की अच्छी संभावना होती है अगर पीछे रेटिना और ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज नहीं है। ख़ास कारण जो हमारे देश में इससे हैं वो फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, चोट लगना जो महत्वपूर्ण है। कुछ ऑपरेशंस से होते हैं, उसमें भी उसका अगर डैमेज हुआ है उससे होता है। कुछ बच्चों में जन्मजात कॉर्निया की बीमारियां होती हैं जिससे ये सफ़ेद हो जाता है। इन सब में अच्छी पुतली के ट्रांसप्लांट करने से रोशनी आने की संभावना अच्छी रहती है। जी डॉक्टर रीता, आपसे ये समझें कि जब भी हम बात करते हैं कि वो लोग हैं जिनके अंदर रोशनी वापस आ सकती है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो गैप काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें जितने लोगों को कॉर्निया चाहिए और जितने नेत्रदान हो सकते हैं उसके अंदर काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस आज भी देखा जा रहा है। क्या बड़ी चुनौतियाँ आपको लगती हैं जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस है, और इस स्थिति को बेहतर करने में कहाँ हम चूक रहे हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बहुत लंबा गैप है, बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके भी बहुत ज़्यादा कारण है। एक तो इग्नोरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चों में इंजरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेल न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सप्लाई की बात जहाँ करते हैं, बहुत कई अंधविश्वास हैं, लोग नेत्रदान नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि नेत्रदान करने से शरीर में कमी आ जाती है और अगले जन्म में वो नेत्र के बिना जन्म लेंगे, और काफ़ी सोशल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वो नेत्रदान नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बहुत लंबा गैप है जिसकी वजह से अभी भी हमारी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। जितना हमारा बैकलॉग है, हमें कम से कम 1 लाख ट्रांसप्लांट पर ईयर करने चाहिए, पर अभी भी हमारे 30,000 से 40,000 के बीच में ही हो पाते हैं हर वर्ष में। जी डॉक्टर राधिका टंडन, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जो बात अभी डॉक्टर रीता जो बात कह रही हैं, पिछले कुछ दशकों में क्या हालात में क्या तब्दीली आई है, और ख़ास तौर पर अंगदान को लेकर, और अगर हम बात करें नेत्रदान की तो क्या स्थिति है, कितना सुधार हो रहा है, और या स्थिति वहीं की वहीं है? नहीं, सुधार तो बहुत हुआ है। हमारे देश में
ऑन ऑल फ्रंट्स, मतलब सब लोग मिलके इसको सुधारने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरह से बहुत हेल्प किया है। एक तो है अमेंडमेंट ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट। पहले कॉर्निया ऑर्गन्स के साथ या बाकी अंग जैसे हार्ट, लिवर, किडनी के साथ माना जा रहा था, उससे कुछ दिक्कतें आती थी बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये जो अमेंडमेंट आया है उसमें उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है कि कॉर्निया एक टिश्यू है, तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़े अलग हैं। तो इससे क्या हुआ है, कुछ सुविधाएं हुई हैं आई बैंकिंग प्रोसीजर के लिए कि ट्रेन्ड टेक्नीशियन वो हार्वेस्ट कर सकते हैं कॉर्निया को। एंड दूसरा है कि इस अमेंडमेंट में एक सेंट्रलाइज एजेंसी भी क्रिएट की गई है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, टू हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन। फाइनली एक्सटेंडेड रिलेटिव से कंसेंट ले सकते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन भी ये कंसेंट दे सकते हैं फॉर डोनेशन। एंड फाइनली ये है कि ये भी हुआ है कि हमें ट्रांसप्लांट्स पे फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई कॉर्निया सूटेबल नहीं है ट्रांसप्लांट करने के लिए तो इट हैज़ टू बी अकाउंटेड फॉर। सो दे वांट कि एवरी कॉर्निया हैज़ टू बी सूटेबली यूज। तो इसमें भी थोड़ा सा जोर लगाया जा रहा है। लेकिन संख्या बढ़ी है पिछले डेफिनेटली इससे बहुत बढ़ी है। ईयर बाय ईयर आंकड़े इम्प्रूव हो रहे हैं एंड इट इज़ इम्प्रूविंग। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूँगा। जो प्रश्न स्वाभाविक तौर पे मन में आता है वो ये कि भारत इतना विशाल देश है, अगर हम नेत्रदान की बात करते हैं, व्यक्ति की मृत्यु अगर बड़े शहर में, कस्बे में हो रही है, वहाँ यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है या फ़ोन करके बुलाया जा सकता है, लेकिन गांव और दूर दराज के हिस्सों में क्या होगा? ये हमारा कार्यक्रम बहुत से दर्शक देश भर में देख रहे हैं। अगर कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति ये चाहे कि उसके परिजन की मृत्यु के बाद वो नेत्रदान करवाए, तो कितना समय लगेगा और कितना समय मिलता है आप लोगों को? जैसे काफ़ी लोग जानते हैं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि मृत्यु के जल्दी से जल्दी पश्चात आंखें ली जाए, तो विद इन 6 आवर्स। तो जैसे आपने कहा कि वो टाइम लिमिट बहुत कम है और वहाँ इतने दूर तक कोई पहुँच पाएगा कि नहीं। तो कुछ स्टेट्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सिविल हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व किया है, ताकि किसी गांव में अगर ऐसा हो तो नेबरिंग सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू वो टीम भेज सकते हैं। पर इसमें ज़रूर और काम की ज़रूरत है ताकि देश के कोने कोने तक ये फैले। जी, अगर बात करें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जनरल परिहार, तो इसमें किस तरीके के नई टेक्निक्स आ रही हैं जिससे ये माना जाए कि जो कॉर्निया मिल रहा है उसकी यूटिलिटी बेटर हो, और शायद टेक्निक्स की वजह से जो सर्जरी या ट्रांसप्लांट होता है उसके सक्सेस रेट्स बढ़ जाएं? क्या स्थिति बताते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको मैं डॉक्टर राधिका ने जो बताया उसके आगे ही जोड़ के इसको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास में कॉर्निया कम है, डिमांड ज़्यादा है, और 60% से ज़्यादा कॉर्निया जो है वो फुल थिकनेस या पूर्ण रूप से लगाने वाला कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है, बाकी नहीं हो पाता है। अब नई तकनीक में ये है कि आपको पूरा कॉर्निया बदलने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्निया का जितना भाग ख़राब हुआ है या उसमें ओपेसिटी है उसको ही हम बदल के काम में ले सकते हैं। कॉर्निया के वैसे तो 5 भाग होते हैं, मगर इसके लिए हम उसको 3 भागों में ग्रुप करते हैं। पहला ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा बीच का सख्त हिस्सा, और तीसरा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, जिससे इसकी सारे साधन और न्यूट्रिशन मिलता है वो होता है जी। तो अगर ओपेसिटी ऊपर वाले हिस्से में है तो उसको हम सिर्फ उतना ही 1/3 कॉर्निया निकाल के उसमें यूज़ हो गया। अगर सिर्फ नीचे की जो महत्वपूर्ण झिल्ली है वो ख़राब है तो उसको ही बदल के होता है, जिसको एंडोथीलियल ट्रांसप्लांट कहते हैं। तीसरा लिम्बल सेल ट्रांसप्लांट होता है। तो एक कॉर्निया को आप कम से कम 3 मरीजों को आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हम पार्शियल थिकनेस लेते हैं उसमें कॉर्निया की क्वालिटी उतनी अच्छी होने की आवश्यकता नहीं होती है जितनी पूर्ण थिकनेस के उसमें लिए में होती है जी। डॉक्टर रीता, जो बात आप कह रही थी ये तो हमने डॉक्टर परिहार से जान लिया है कि एक कॉर्निया को 3 या मे बी 4 लोगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो जो एक बात आपने कही थी कि लोगों के मन में डर रहता है, अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मान लीजिए घर में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है कि फ्यूनरल राइट्स या जो उसकी सेरेमनी होनी है वो उसमें डिले तो नहीं हो जाएगा, या एक बड़ा कारण कि अगर आँख को निकाला गया तो क्या बॉडी डिसफिगर हो जाएगी? इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये
शायद वो कारण है जिसकी वजह से ये संख्या जो है नेत्रदान करने की ये काफ़ी कम रहती है? नहीं, ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबको ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि जब भी नेत्रदान करते हैं हम आँख का या तो बिल्कुल आगे जो पुतली है वो निकालते हैं, और कहीं भी कुछ भी डिसफिगर नहीं होता है। और ये अपने मन में से शंका निकाल देनी चाहिए कि वो अगले जन्म में वो बिना आँख के जन्म लेंगे जी। और तो जो समय होता है कि प्रोसीजर में टाइम, ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। अगर वो नेत्रदान करेंगे तो किसी 2 या 3 या 4 लोगों को दृष्टि मिलेगी उससे, और ये तो एक बहुत पुण्य का काम है। ये सब तक संदेशा ज़रूर पहुंचना चाहिए जी। और कितना समय लगता है ये जो पूरा प्रोसीजर होता है कि आई बैंक को फ़ोन गया, टीम आई, अगर घर पर बुला रहे हैं तो, और उसके बाद कॉर्निया को निकाला गया, तो क्या काफ़ी समय लगेगा, इंतज़ार भी करना पड़ सकता है? थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर मृत्यु हुई है उस व्यक्ति की। अगर आसपास ही कोई बड़े हॉस्पिटल या नेत्र ये बैंक हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज टीम 24 आवर्स तैयार रहती है। जैसे ही फ़ोन कॉल मिलता है इमीडिएटली वो अपने सामान के साथ निकल पड़ते हैं, और नेत्र निकालने की पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फ्यूनरल का जो डिले है वो नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। हमारे पास कई दर्शकों के ईमेल आए, उसके बाद हम देख नहीं पा रहे हैं इसमें ठीक से। डॉक्टर राधिका, हमारे एक दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर हम आँखों को प्लेज करना चाहें। दूसरा ये एक दर्शक पंजाब से थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या डिम लाइट में मोबाइल फ़ोन बहुत देर तक देखने से भी क्या नेत्रहीनता होती है, और इसके अलावा क्या कॉर्निया आर्टिफिशियल तरीके से भी तैयार किया जा रहा है। ये 2-3 सवाल थे जी। सबसे पहले ये सवाल था कि ऑनलाइन, तो काफ़ी आई बैंक्स अपना प्लेजिंग का सिस्टम ऑनलाइन रखते हैं, पर जनरली नेशनल आई बैंक का प्लेज फॉर्म अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो फॉर्म आपको मिल सकता है, फिर उसको डाउनलोड करके भर के आप सबमिट कर सकते हैं। नोटो का ऑनलाइन प्लेजिंग सिस्टम है, तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन ही भर के फिर आप अपना कार्ड प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसी तरह आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी अपना प्लेजिंग ऑनलाइन करवाता है। दूसरा सवाल था अबाउट दी मोबाइल फोन। See, excessive use of mobile phone in dim light, particularly in children, बच्चों में वो ज़्यादा near work से there is a tendency for myopia, and also recently कुछ reports आए हैं कि रात को सोने के पहले अगर आपने dim light में मोबाइल फ़ोन यूज़ किया तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए because of the change in the balance of the photoreceptors temporary poor vision आ सकता है। So these are all things which should be avoided. तीसरा सवाल ये था कि अबाउट आर्टिफिशियल कॉर्निया, इसमें काफ़ी तरक्की हुई है। सब चाहते हैं कि अगर लैब में कॉर्निया बने तो हमें ये डोनेशन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया है, अभी इट हैज़ ओनली बीन सक्सेसफुल फॉर लमेलर सर्जरी। अभी उसका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी वो सब परफेक्ट नहीं है जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है। और एक अल्टरनेटिव है केरेटोप्रोस्थेसिस, विच इज़ लाइक एन आर्टिफिशियल कॉर्निया, बट इट हैज़ उसके सेंटर में लेंस है जो नॉर्मल कॉर्निया पे फिक्स हो जाता है। तो दैट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल उन लोगों के लिए जिसमें नॉर्मल ट्रांसप्लांट नहीं सक्सेस हो सकता, नहीं किया जा सकता जी। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल कॉर्निया है वो बेस्ट है। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अभिषेक हैं इंदौर से टेलीफोन लाइन पर। अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर, मेरा 2.5 साल पहले मुझे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हुआ था। क्या हुआ था आपको? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ड्रग रिएक्शन। अच्छा, ठीक है। जिसकी वजह से मेरे आंखों में प्रॉब्लम रह गई है, पूरा शरीर तो ठीक हो गया है जी, और मेरा कॉर्निया डैमेज हो गए हैं और कंप्लीट ड्राइनेस है आंखों में जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट से मेरे आंखों की रोशनी लाई जा सकती है वापस? जी डॉक्टर राधिका। तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में जैसे उन्होंने कहा, आँखों के आंसू सूख जाते हैं और उसका जो सरफेस है वो पूरा स्कार्ड और डैमेज हो जाता है।
तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की भी एक रेंज होती है, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ सिवियर। तो जैसे आपने कहा आपका सिवियर लग रहा है, जहाँ पे टोटली ड्राई है, कोई आंसू नहीं है, इस स्थिति में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने से उसकी सफलता की कम गुंजाइश है, क्योंकि इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन एंड हीलिंग प्रोसेस कि वो आपकी आँख में बैठे और कामयाब रहे। परंतु बाकी के प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं स्टेज्ड, कि आपके उसमें या तो म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट, एसेम्ब्लेफ्रॉन रिलीज, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑक्यूलर सरफेस रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर इससे आपके आँख की हालत थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, और इनफैक्ट स्टेम सेल ट्रीटमेंट ऑल्सो लोग चाहते हैं कि इसमें ट्राई किया जाए, तो ये स्टेज प्रोसीजर से हो सकता है आँखों की स्थिति इम्प्रूव हो जाए, और अंत में या तो केरेटोप्रोस्थेसिस या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कामयाब कर सकता है। जी डॉक्टर परिहार, अब अगर बात करें कि कॉर्निया रिट्रीव किया गया और उसको किसी में ट्रांसप्लांट करना है, तो तकरीबन कितना समय हमारे पास होता है कि पूरा ये जो प्रोसीजर है इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, जो व्यक्ति जिसे कॉर्निया चाहिए उसको बुलाएं, और क्या इस संदर्भ में आप बताएं कि ये जो कॉर्निया का रिट्रीवल के बाद उसको स्टोर करने का जो टाइमिंग है, जिसमें पहले कहते थे कि शायद सिर्फ 48 आवर्स के अंदर ही कॉर्निया लगा दिया जाना चाहिए, क्या इसमें हमें कुछ और आगे कोई ऐसा सक्सेस मिल रहा है जिसमें ये टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए? जी हाँ जी, अभी एक्चुअली ये कॉर्निया का जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं इसमें बहुत सुधार हुआ है। रहा सवाल ये कि कितना समय में इसका लगाना चाहिए, तो अगर डेथ के 6 से 8 घंटे के अंदर में अगर कॉर्निया रिट्रीव होता है तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप 12 घंटे कर सकते हैं। ये इस पे निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, ठंडों का है, गर्मी है, बारिश है, बॉडी कहाँ रखी हुई है, एयर कंडीशन में रही है तो ये टाइम बढ़ सकता है। हमें पेशेंट्स जो हमारे होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखा जाता है कि अब आपका नंबर आने की संभावना है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और जब बॉडी के साथ कॉर्निया लेते हैं उसमें से, तो टेस्ट के लिए ब्लड भी लेना पड़ता है, HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B के टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आने में टाइम लगते हैं अगर पहले से रिपोर्ट्स नहीं है। तो प्रिजर्वेटिव मीडिया में रखना तो बहुत ज़रूरी है। पहले जो होता था सिंपल तरीका ये है कि पूरा आई बॉल को आप मॉइस्ट चैम्बर में रख दें, जो 12 घंटे से 24 घंटे तक काम में आ सकता है। MK मीडिया 72 से 96 घंटे तक रहता है। अब हमारे पास में ऑप्टिसॉल और कॉर्निसॉल हैं, जो और आगे 10 से 14 दिन तक उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो इसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और अब आपके पास में उपयुक्त समय होता है जिसमें आप पेशेंट को बुला सकते हैं, अच्छी तरह से सर्जरी प्लान करके उसको संपन्न कर सकते हैं। जी, और ये जो पूरा ड्यूरेशन है कि हमने इतने समय तक इसे प्रिजर्व किया या स्टोर किया, तो क्या जो कॉर्निया की क्वालिटी है वो भी इंटैक्ट रहेगी, वैसी ही रहेगी जब हम अगर 48 आवर्स में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं? कोई भी चीज़ एकदम सडनली ख़राब नहीं होती है, धीरे धीरे डिके होता है। तो आप जितना रखेंगे उसमें फ़र्क आता है। जो मैंने समय सीमाएं आपको दी हैं, जैसे MK मीडिया का 48 से 72 घंटे, वो ये है कि उसमें इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सुरक्षित है जी। और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप इसको 96 आवर्स रखेंगे तो ख़राब होने लगेंगे। और फिलहाल हमारे साथ फरीदाबाद से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं मिस्टर चोपड़ा। मिस्टर चोपड़ा, क्या जानना चाहते हैं आप? नाम है विनोद कुमार चोपड़ा। नमस्कार। नमस्कार। मैं 70 साल का हूँ, मेरी वाइफ 65 ईयर ओल्ड है। हम दोनों ने नेत्रदान ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया हुआ है अपनी बॉडीज को जी। कुछ साल पहले। मेरा ये पहला सवाल ये है कि क्या हमारी जब आई जो अभी ठीक हालत में है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यूज़ हो पाएंगी या नहीं, और हम चाहेंगे कि जो भी आई के पार्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यूज़ हुआ जी। उसके बाद मेरा एक सजेशन है, कैन आई गो ऑन? या प्लीज गो अहेड। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि जब हमारी डेथ होगी उससे पहले हमने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया हुआ है, परंतु हम जानते हैं कि जब डेथ हो जाती है किसी की तो उस वक्त माहौल बहुत खराब सा होता है जी। बहुत गमगीन होता है, तो लोग ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से या आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा एक नंबर होना चाहिए जहां पर हमारे बच्चे उस नंबर पर फ़ोन कर सके और तब अपने आप ही यहाँ पर हमारे घर में आके फरीदाबाद में वो
जो भी ऑर्गन रिट्रीवेबल है, आई है, वो रिट्रीव कर सके। जी धन्यवाद। चोपड़ा साहब, आपने कहाँ पर प्लेज किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? मोहन फाउंडेशन। जी, तो वहाँ से आपको कोई डोनर कार्ड जरूर मिला होगा? मिला है, वो ये मैंने किया था 4 साल बाद, और उससे पहले अभी मेरी वाइफ ने 1 साल पहले किया है प्लेज, परंतु उसमें जो नंबर दिया गया है वो नंबर ऑपरेटेबल नहीं है। ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे, चाहे कई एजेंसीज अब इन्वॉल्व हुई हैं, तो एक नंबर होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, जो कि सबको पता हो, और उससे अगर मेरी डेथ रोड पे भी होती है तो तब भी वो लोग मैं कार्ड कैरी करता हूँ अपने पर्स में। जी डॉक्टर रीता, क्या बताना चाहेंगी? 2 सवाल हैं इनके, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, 70 इयर्स इनकी एज है, कॉर्निया की हम बात कर रहे हैं, क्या दूसरे पार्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं? आंखें इनकी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल, ये इनके एज का थोड़ा फैक्टर तो होता है कि कॉर्निया की क्वालिटी शायद थोड़ी कम अच्छी होती है, पर अगर इनको कोई कॉर्निया की कोई बीमारी नहीं है तो इनका कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और दूसरा सवाल है इनका कि कोई नंबर ऐसा है जहाँ पर, तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1919, वहाँ पर ये फ़ोन करेंगे, कोई भी फ़ोन करेगा तो जो इनके घर के सबसे निकट आई बैंक होगा वहाँ से ऑटोमेटिकली टीम इनके घर पहुँच जाएगी। जी, तो 1919 ये एक नेशनल नंबर है जिसे कोई भी डायल कर सकता है और तुरंत आई बैंक की टीम विद इन 15-20 मिनट्स उनके घर पहुंच सकती है जिनको आई डोनेट करनी है अपने परिवारजन की मृत्यु के बाद। ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। डॉक्टर परिहार, अब हम आपसे ये समझना चाहें यहाँ पर कि एक बार जब कॉर्निया मिल जाता है और वो समय भी पता चल गया, जिस व्यक्ति को ज़रूरत है कॉर्निया की उस तक पहुंचना, फिर वो प्रायोरिटाइज किस तरह से करते हैं आप लोग कि पहले किसे देंगे? हो सकता है 100 लोग लाइन में हैं, आपके पास 10 कॉर्निया हैं, किस तरह से वो आप डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी के लिए एक गाइडलाइन है, इसमें पहला ये है कि एक व्यक्ति को 2 कॉर्निया नहीं दिए जाते हैं अगर वो दोनों ही आँख से भी ब्लाइंड है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोशनी दी जा सके। तो पहली प्रायोरिटी होती है बाइलेटरल ब्लाइंड चिल्ड्रन जो हैं, उनके सबसे मतलब ऊपर उसको प्रायोरिटी में रखा जाता है। उसके बाद में एज के हिसाब से एक आँख का इन्वॉल्वमेंट है उसको रखा जाएगा। बीमारी किस टाइप की है उसका, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, उस हिसाब से हम 1 से 5 तक उनको ग्रुप करते हैं। कुछ इमरजेंसी होती है जिसमें कि आई इंजरी हो गया, रप्चर हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उन केसेस को स्पेशल उसमें तुरंत बिना प्रायोरिटी के भी लिया जाता है। जी, अब डॉक्टर राधिका, अब इसमें एक बात और, जब ये आइडेंटिफाई हो गया तो ये पूरा प्रोसीजर ट्रांसप्लांटेशन का और उसके बाद जिसे कहते हैं दृष्टि वापस आने का, ये कितना समय लगता है? थोड़ा सा डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति का ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके पूरे आँख की स्थिति कैसी है और पीछे की हिस्से में कितनी रोशनी की क्षमता है। पर ये हम कहना चाहेंगे कि अगर उनका ये पोजीशन था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था तो अगले दिन ही उनको कुछ दिखना शुरू हो सकता है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों को 3-4 लाइनें भी तुरंत दिख जाती हैं जो विजन चार्ट का है। कुछ लोगों को इतना दिखने लगता है कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, और ये उन लोगों की बात मैं कह रही हूँ जो बायलैटरली ब्लाइंड है। अगर किसी व्यक्ति की दोनों आँखों से कुछ भी नहीं दिखता था तो उनके लिए बहुत फ़र्क पड़ता है इमीडिएटली। दूसरा है कि कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे केरेटोकोनस और जो यंग लोगों में होते हैं जहाँ पे उनको दिख रहा है पर बहुत धुंधला दिख रहा है या अच्छे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए क्वालिटी ऑफ विजन तुरंत इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंडली, अगर दूसरी आँख से दिख रहा है, पेशेंट को एक आँख से दिख रहा था, एक आँख से विजन चला गया था, तो उनमें भी अगर वो एक आँख बंद करेंगे तो उनको क्लियरली पता लग जाता है इमीडिएटली। पर धीरे धीरे ये रोशनी बढ़ती जाती है। इट कैन टेक 3 to 6 months, कभी कभी 1 साल भी। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जैसे डॉक्टर परिहार ने पहले बताया, अगर फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी करें तो फिर हम सूचर्स या स्टिचेस लगाते हैं उस कॉर्निया को फिक्स करने में, और उसको बैलेंस होने में, एडजस्ट होने में और मोल्ड एंड हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा और समय लगता है। पर जो नया प्रोसीजर है एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी, वो सिर्फ अंदर का लेयर बदला जाता है, उसमें स्टिचेस बिल्कुल नहीं लगते, तो उसमें विजन
1-2 हफ्ते और 1 महीने में भी स्टेबलाइज हो जाता है। पर ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इमीडिएट इफ़ेक्ट आ जाता है। डॉक्टर राधिका, ये जो सारा प्रोसीजर है, ट्रांसप्लांट की सुविधाएं और दूसरा इसका खर्च, तो देश में कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है इसकी सुविधा और कितना खर्च तकरीबन किसी भी व्यक्ति में आ सकता है अगर उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाना हो तो ज़्यादातर हमारे देश में तकरीबन सब जगह मेट्रोज़ में और कुछ छोटे जगह में भी, टाउन्स में भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सेंटर्स है और ये सारे रजिस्टर्ड है एंड नोटो वेबसाइट पे भी लिस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट सेंटर्स हम देख सकते हैं। जनरली क्या है कि अगर किसी को आई की प्रॉब्लम है वो नियरेस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे एंड वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को पता होता है कि उनके नियरेस्ट कौन सा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सेंटर, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन है जहाँ पे वो उनको रिफ़र कर सकते हैं। तो जहाँ तक नंबर ऑफ़ सेंटर्स की बात है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ़ कॉर्नियल सर्जन्स भी हमारे देश में अराउंड 300 to 400 है। हम चाहते हैं कि वो अराउंड 600 to 700 हो, तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आरपी सेंटर, एम्स और भी मेडिकल कॉलेजेस में है ये ट्रेनिंग सेंटर्स। तीसरा ये था कि पोस्ट ऑप केयर, तो इसके लिए भी फ़र्क पड़ता है कि आपने जहाँ सर्जरी करी वहाँ पे इमीडिएट पोस्ट ऑप केयर एंड देन फॉलो अप विद द नेबरिंग सर्जन। एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट, नाउ देयर आर 2 कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। एक है जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई बहुत दूर है, फिर वो आई डोनेशन के लिए जो टीम जाएगी उसमें भी एक खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो वो प्रोसेसिंग फ़ी में कवर हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है पर कॉर्निया कलेक्टेड, और प्लस आई बैंक्स का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो प्रोसेसिंग फ़ीस में वो चार्ज करते हैं फ्रॉम द ट्रांसप्लांट सेंटर। पेशेंट्स के लिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं तो ज़्यादातर कोई खर्चा नहीं होता, वो पूरा गवर्नमेंट उसको बेयर करती है एक्सपेंसेस को। प्राइवेट सेंटर्स में वेरिंग रेट्स होते हैं क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं सर्जरी में, और हर प्राइवेट सेंटर में उनका अपना खर्चा होता है टू मेंटेन द ओटी एट्सेट्रा। सो फॉर गुड क्वालिटी ट्रांसप्लांटेशन वेरी कर सकता है फ्रॉम 10,000 to 20-30,000 एंड मोर ऑल्सो इफ DSEK सर्जरी इज़ बीइंग डन। एंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो लोग फ्री ट्रांसप्लांट कर रहे हैं प्राइवेट सेंटर्स भी, उनको 5,000 रुपीज़ पर कॉर्निया ट्रांसप्लांटेड सपोर्ट देते हैं। एंड आई थिंक कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु में ये 10,000 रुपीज़ है। जी डॉक्टर रीता, यहाँ एक बात हम आपसे और भी जानना चाहेंगे, और वो ये कि एक बार जब ट्रांसप्लांटेशन हो गया, जैसे डॉक्टर राधिका बता रही थी कि अक्सर मामलों में कुछ ही दिनों में वो फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, दृष्टि आनी शुरू हो जाती है। ये तो वो एस्पेक्ट हुआ जब सब कुछ ठीक ठाक है। कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी या हालात होंगे जब उसके बाद भी ये लगे कि अब कुछ इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और क्या इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन कभी किन्हीं स्थितियों में दोबारा भी करना पड़ सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कई लोगों में दोबारा ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो इसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो काफ़ी लंबी है। पेशेंट को हमारे पास रेगुलरली चेकअप के लिए आना बहुत ज़रूरी है। एक फैक्टर होता है इन्फेक्शन। पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, वो किन कंडीशंस में रह रहा है, क्या उसकी हाइजीन है, क्या उसकी कंडीशन है आई के सराउंडिंग एरिया में आई की। दूसरा है रिजेक्शन। रिजेक्शन, हम किसी दूसरे की बॉडी का एक पार्ट लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको किस हद तक एक्सेप्ट करती है, दैट डिपेंड्स, दैट वी कैन सी ओनली विद टाइम। ज़्यादातर केसेस में रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड नहीं होता है, तो रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर भी काफ़ी केसेस ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि जिसमें रिजेक्शन है और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट दोबारा करने की ज़रूरत है। जी, और इस समय मुंबई से हमारे एक दर्शक हैं ऋषि कुमार जी टेलीफोन लाइन पर। ऋषि जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? ग्लूकोमा है मेरे को जी। तो मैं क्या अपना कॉर्निया डोनेट कर सकता हूँ? अच्छा, डॉक्टर परिहार। ग्लूकोमा में ऋषि जी, कॉर्निया डोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कॉर्निया चमकदार है, उसकी पुतली ठीक है, तो ग्लूकोमा इसमें असर नहीं करता है। डॉक्टर परिहार, हम ये चाहेंगे, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, इसी सवाल को और बड़ा कर देते हैं कि कौन नहीं कर सकता अपने नेत्रदान और किन स्थितियों में हो सकता है। बहुत से लोगों को ये जवाब भी मिल जाए। इस संदर्भ में दो वह हैं, एक तो आँख की बीमारियां हैं जिनमें कि कॉर्नियल डोनेशन नहीं हो सकता है। दूसरा
शरीर की दूसरी व्याधियाँ बीमारियाँ हैं जिसमें ये संभव नहीं है। तो मैं पहले शुरू करता हूँ, आँख से शुरू करते हैं। अगर आँख की पुतली कॉर्निया जो है उसमें स्कार मार्क्स हैं, चोट लगी हुई है, या उसमें पहले एक सर्जरी होती थी रेडियल केरेटोटमी जिसमें मल्टीपल इंसिजन्स देते थे, उनमें ये यूज़ नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरा, अगर उसमें पीछे कोई सर्जरी हो चुकी है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है, उस कॉर्निया को आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। आजकल लेसिक काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है, तो लेसिक वाले कॉर्निया पहले यूज़ नहीं होते थे क्योंकि हम फुल थिकनेस कॉर्नियल ग्राफ्ट लेते थे, बट ये कॉर्निया अभी एंडोथीलियल ग्राफ्ट उसमें ये यूज़ हो सकता है, या पोस्टीरियर लेयर अगर आपको यूज़ करनी है उसमें हो जाएगा, स्टेम सेल में यूज़ हो जाएगा। कहाँ नहीं ले सकते हैं शारीरिक उसमें, जैसे आँख के आसपास के कैंसर हैं, आँख में इन्फेक्शन है, और रेबीज़ है, HIV, हेपेटाइटिस बी, इसमें ये है कि कॉर्निया आप लेंगे तो कॉर्निया तो लग जाएगा, मगर ये जो बीमारियां हैं ये उसमें बॉडी में ट्रांस होने के चांसेस रेसिपिएंट को होते हैं, इसलिए वो उसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। जी डॉक्टर राधिका, जब भी ऑर्गन डोनेशन की और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है तो उसमें बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं कि HLA मैचिंग होगी और बहुत सारी जांच होती है मैच कराने के लिए किसी भी ऑर्गन को। क्या अगर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो क्या उसमें भी इन तमाम जांच की आवश्यकता होती है? नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं रहते, रिजेक्शन के चांसेस नहीं रहते, तो ज़्यादातर एक्सेप्टेबिलिटी एंड सक्सेस ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हायर है कंपेयर टू दूसरे ऑर्गन्स, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सप्लाई एंड रिजेक्शन रिस्क इज़ हायर विद अदर ऑर्गन्स। तो उस तरह की जांचें की ज़रूरत नहीं है, पर आई टेस्ट ज़रूर, सेवरल आई टेस्ट होते हैं जिसके कॉर्निया और आँख का बाकी हिस्सों को टेस्ट किया जाता है कि उसमें एक तो कितने लेयर्स डैमेज्ड है कॉर्निया के, साथ में और क्या प्रॉब्लम है आँख में, और पीछे के हिस्से में रेटिना, ऑप्टिक नर्व में कितनी विजन की क्षमता है। जी, और इस समय हमारी एक और दर्शक यास्मीन है लखनऊ से टेलीफोन लाइन पर। यास्मीन जी, पूछें सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, से मेरा सवाल ये है कि ये जो कॉर्निया लगाया जाता है किसी को, ये ता जिंदगी चलता है या दोबारा भी इसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है? दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या एक छोटे बच्चे का कॉर्निया एक एडल्ट आदमी में इस्तेमाल हो सकता है? तीसरा सवाल ये है मेरा कि अगर कोई इंटरनेशनल आई डोनेशन या आई बैंक का नंबर हो वो प्लीज डिस्प्ले कर दें। जी डॉक्टर राधिका। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि जो कॉर्निया कब तक चलेगा, तो ज़्यादातर ये डिपेंड करता है कि जो कॉर्निया लगाया जाता है वो कितना हेल्दी था। अगर इट वाज अ वेरी गुड हेल्दी टिश्यू जो बहुत अच्छा प्रिजर्व्ड है तो पेशेंट के लाइफ टाइम तक भी वो चल सकता है। जैसे आप मानो अगर किसी बच्चे का कॉर्निया है, एक्सीडेंट की वजह से बाय चांस डेथ हो गई और वो कॉर्निया डोनेट हुआ, तो वी एक्सपेक्ट कि वो कॉर्निया बहुत सालों तक चलेगा। पर अगर रेसिपिएंट मतलब जिसमें कॉर्निया लग गया है, अगर वहाँ पे बाय चांस इन्फेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ तो हो सकता है वो कॉर्निया 3, 4, 5 साल चले और उसके बाद फिर रीट्रांसप्लांट की संभावना आ सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ ना हो तो कॉर्निया जिंदगी भर चल सकता है। यस। अब दूसरा सवाल इनका, क्या बच्चे का कॉर्निया किसी अडल्ट में, वयस्क में लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, पर हमारे यहाँ इतनी संख्या है बच्चों की जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चे का कॉर्निया बच्चे में ही लगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कॉर्निया इतने साल चले ताकि बच्चे की ज़िंदगी भर उसे रोशनी मिले। जी, और तीसरा सवाल उनका, हालांकि आपने कार्यक्रम में बताया भी था कि आई बैंक का कोई नंबर? जी, इंटरनेशनल सिंगल आई बैंक नंबर अभी नहीं है, पर यह आपका बहुत अच्छा सजेशन है एंड वी शुड रेकमेंड एक वी आर हैविंग एन एसोसिएशन, ग्लोबल अलायंस ऑफ आई बैंक एसोसिएशंस, इसमें आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी शामिल है और एक इसकी टेली कॉन्फ्रेंस होने वाली है एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि एक इंटरनेशनल कॉमन नंबर होना चाहिए। तो यास्मीन जी का सुझाव वहाँ उस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस तक जाएगा। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कॉर्निया के प्रत्यारोपण और नेत्रदान के बारे में। बहुत सी बातें हमारे विशेषज्ञों ने बताई हैं, कुछ और बातें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ।
सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉर्निया के प्रत्यारोपण और नेत्रदान के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 638 में हमने आपसे पूछा था कि प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित समस्याओं की जांच यानी एनुअल चेकअप में इनमें से कौन सी जांच नहीं की जाती। सही जवाब है ऑप्शन ई, सेरम कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं की जाती प्रोस्टेट यानी गुदूद संबंधी समस्याओं के एनुअल चेकअप के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि नेत्रदान के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी, नेत्रदान के लिए जीवन काल में प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। ऑप्शन सी, केवल युवा और निरोगी व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है। या फिर ऑप्शन डी, दान की गई आंखें मृत्यु के पश्चात परिवारजन की अनुमति से ली जाती हैं। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 638 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनरल परिहार से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर परिहार, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। रमेश चंद्र सेठी, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। इन्हें बहुत बधाई। और अब एक बात चर्चा में हम ज़रूर लाना चाहेंगे डॉक्टर परिहार, शुरू में ही जो बात आई थी कि अभी भी डिमांड और सप्लाई, कॉर्निया की जो मांग है और जो उसकी आपूर्ति है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है। इसको कैसे पाटा जा सकता है, कैसे ये और लोगों तक बात पहुँचे, खासकर इस नेत्रदान पखवाड़े में? अगर हम देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इसमें बहुत प्रगति हुई है। साक्षरता प्रमुख कारण है जी। साक्षरता बढ़ती है जिस एरिया में साक्षरता है, एजुकेशन है, जहाँ महिलाओं के कोई एक सम्मान दिया जाता है, उन क्षेत्रों में आई डोनेशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है। और आज की जनरेशन सोशल मीडिया की जनरेशन है, चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, चाहे इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर हम आई डोनेशन कैंपेन को सोशल मीडिया, जिसमें टीवी का तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, टोटल हेल्थ इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक एंड देन ट्विटर, ये इसमें इस अभियान को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर परिहार, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। बदलते वक्त में ज़रूरतें बदलती हैं और साधन भी बदलते हैं, तो अब इन चीज़ों का भी उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राधिका टंडन, आपको दृष्टिहीनता का कारण सभी लोगों में एक ही जैसा होता है? नहीं, ये कई प्रकार के कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन, इंजरी और रेटिना प्रॉब्लम, ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम, कॉर्निया प्रॉब्लम जैसे। डॉक्टर रीता, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए बच्चों में सबसे बड़ा कारण है इंजरीज, और उसके बाद मैल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी एक काफ़ी बड़ा कारण माना जाता है जी। डॉक्टर परिहार, दृष्टिहीनता अगर कॉर्निया में चोट या बीमारी के कारण हो तभी उसे ठीक किया जा सकता है, वरना नहीं? कॉर्निया की अगर दृष्टिहीनता है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट उसमें डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। डॉक्टर राधिका, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को ठीक करने का एकमात्र सफल विकल्प कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है।
कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक है जो जब कोई और साधन नहीं है तब ये काम करता है, नहीं तो कुछ अर्ली स्टेजेस में कॉन्टैक्ट लेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से भी विजन आ सकती है। डॉक्टर रीता, प्रत्यारोपण से पहले यानी कॉर्निया प्रत्यारोपण से पहले HLA मैचिंग बहुत ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, HLA टाइपिंग कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर परिहार, प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया सिर्फ परिवार के सदस्य से ही लिया जा सकता है? ये तो मिथ है जी। डॉक्टर टंडन, वृद्ध लोग नेत्रदान नहीं कर सकते? नहीं, वृद्ध लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं अगर उनका कॉर्निया हेल्दी है और तंदुरुस्त है, ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर रीता, क्या ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों की सर्जरी हो चुकी हो, क्या वो नेत्रदान कर सकता है? हाँ, जिसकी आंखों की सर्जरी, कॉर्निया सर्जरी नहीं हुई हो, बाकी कोई कैटरेक्ट के लिए सर्जरी हुई है, ग्लूकोमा के लिए, वो लोग कर सकते हैं नेत्रदान। डॉक्टर परिहार, अगर किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट और ग्लूकोमा है वो तब भी नेत्रदान कर सकता है, क्या ये सही है? कर सकता है। डॉक्टर राधिका, जिसकी नज़र कमज़ोर हो या फिर वो चश्मा लगाता हो, क्या वो नेत्रदान कर सकता है? हाँ जी, वो कर सकते हैं नेत्रदान, क्योंकि उनका कॉर्निया हेल्दी है तो वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। डॉक्टर रीता, कोई व्यक्ति हृदय रोगी हो या मधुमेह रोगी हो, क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर परिहार, किस स्थिति में नेत्रदान नहीं किया जा सकता? जैसे आँख की पुतली में अगर कोई ओपेसिटीज़ हैं, वो उसमें नेत्रदान नहीं हो सकता है। फ्रॉम HIV, दैन हेपेटाइटिस, रेबीज़, वायरल इन्फेक्शन से जिसमें डेथ हुई है, या अननोन डेथ के केसेस में नेत्रदान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर राधिका, नेत्रदान के लिए प्रतिज्ञा पत्र यानी प्लेज फॉर्म कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ये नोटो के वेबसाइट, नेशनल आई बैंक के वेबसाइट, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट और नज़दीकी आई बैंक से, ये सब जगह से मिल सकता है। डॉक्टर रीता, अगर किसी ने अपने जीवन काल में प्लेज फॉर्म नहीं भरा है, आंखें दान करने की प्रतिज्ञा नहीं ली है, तो उसके जो फर्स्ट रिलेटिव्स हैं वो उसका नेत्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर परिहार, मृत्यु अगर घर पर हुई हो तो नेत्रदान के लिए कहाँ किसे संपर्क करें? जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आई बैंक है, उनको संपर्क करने से वहाँ से टीम आएगी और वो नेत्रदान की क्रिया संपन्न कर सकती है। डॉक्टर राधिका, आई बैंक की टीम आने तक आंखें सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या किया जाए? उस व्यक्ति की आंखें बंद किए जाए ताकि वो सूख ना जाए, पुतली सूखे ना। उसके ऊपर अगर कोई पंखा चल रहा है उसको ऑफ करें, एंड अगर एयर कंडीशनर, गर्मी का मौसम है तो एयर कंडीशनर ऑन करें, सर को थोड़ा ऊंचा करें, और अगर बहुत गर्मी है तो गीली रुई को बंद आंखें पे रख सकते हैं। डॉक्टर रीता, मृत्यु के कितने समय के भीतर आंखें ली जा सकती हैं? 6 घंटे के अंदर अंदर जो आंखें ली जाएं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसके बाद क्वालिटी डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। जनरल परिहार, एक कॉर्निया कितने व्यक्तियों के जीवन में रोशनी ला सकता है? 4 व्यक्तियों को इसमें रोशनी मिल सकती है। डॉक्टर राधिका, जब कॉर्निया मिल गया उसको फिर कितने समय के भीतर प्रत्यारोपित कर देना चाहिए? अब जो मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली अप टू 4 डेज़, एंड अगर कॉर्निसोल मीडियम यूज़ करें तो अप टू 10 to 14 डेज़, 10 से 14 दिन तक। डॉक्टर रीता, पहले कॉर्निया किसे मिलेगा, ये कैसे तय होगा? हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से हम उनको कॉल करते हैं। जो बायलैटरली ब्लाइंड हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जी। डॉक्टर परिहार, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद क्या कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है? इसमें काफ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें रेगुलर फॉलोअप करना होते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो कम से कम 1 साल चलता है। इन्फेक्शन जी और चोट और आँख का प्रेशर बढ़ना, इन 3 चीज़ों से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर राधिका, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और आई डोनेशन को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट कर रही है आई बैंक्स एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन्स को। एक मिशन कैंपेन पंजाब गवर्नमेंट में लिया है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस टू क्लियर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री पंजाब विद इन 1 ईयर। ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था एंड इस साल बहुत थोड़े से बच्चे हैं पेशेंट्स जो बायलैटरली ब्लाइंड है और उनको उम्मीद है कि सितंबर तक ये भी क्लियर कर सकें। जी, ये जो राउंड है ये रैपिड फायर राउंड से बाहर है, तो सवाल का जवाब आप विस्तार से दे सकते हैं। डॉक्टर रीता, ये बताइए, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से बचाव अगर किया जा सकता है तो किस तरह किया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हम जिस चीज़ से हम बच सकते हैं उसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट हमेशा डिफ़िकल्ट होता है प्रिवेंशन से। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों में उनको सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इंजरीज़। तो बच्चों को ये जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंसिल्स, शार्प पेंसिल्स, कंपास, इन सब जो शार्प चीज़ें हैं इनसे दूर रखना चाहिए। उनको एक तरह का बताना चाहिए कि ये इससे इंजरी हो सकती है। जैसे हम नॉर्मली बच्चों को बताते हैं कि ये गर्म है, इसको नहीं छुओ, ऐसे ही उनको ये सब बताना चाहिए कि इससे आपकी आई की इंजरी हो सकती है। एक तो वो, दूसरी बात विटामिन ए डेफिशिएंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। उसके लिए वही हेल्थ एजुकेशन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, वो सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे कि हम। डॉक्टर परिहार, नेत्रदान का महत्व सभी के लिए समझना ज़रूरी क्यों है? बिना जिसको अगर हम सोशल कॉज करके आगे बढ़ाएं, बिना उसके तो ये संभव नहीं है कि हमारे यहाँ जो इतना बैकलॉग है वो उसको हम दूर कर सकते हैं और अंधत्व निवारण से हम इसको छुटकारा पा सकते हैं। जी, और डॉक्टर राधिका, चलते चलते हम चाहेंगे कि संदेश भी आप दें। क्या आप कहना चाहती हैं, क्योंकि जब भी कॉर्निया को चोट से बचाने की बात होती है आपकी कही हुई बातें हमेशा याद आती हैं कि जैसे तीर कमान से बच्चों को दूर रखें और मूविंग बस में, स्कूल बस में कभी भी पेंसिल बॉक्स अपना न खोलें। क्या कहना चाहेंगी आप संदेश के तौर पे? ये राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। हम कहना चाहेंगे कि अपनी सुंदर आँखों को ज्योति की तरह किसी दृष्टिविहीन के जीवन में रोशनी की तरह आप दे सकते हैं। प्लीज़ नेत्रदान को अपने परिवार का परंपरा बनाइए। डॉक्टर रीता, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को? नेत्रदान की इम्पोर्टेंस को बताते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, टू द वर्ल्ड यू मे बी द ओनली वन पर्सन, बट to one person you may be the whole world। जी, क्या बात जी। डॉक्टर परिहार जी, अब आपसे हाँ जी, मैं आपको एक जो अंध नेत्रहीन बालिका है कजरी, उसके मन की बात मैं बताता हूँ जी। माँ, मैं तुम्हें कब देखूंगी, माँ सब कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, ममता की मूरत हो, तुम्हारा आंचल मेरा घर, तुम्हारे बोल मेरा जीवन है, धड़कन मेरी ऊर्जा है, माँ तुम्हारा आंचल मुस्कान और देवीतिल मूरत कब और कैसे देखूंगी। हे राधे कृष्ण नेत्र किरण जगाएं, नीरस जीवन में संजीवन रस घोलें, कनक कमल इंद्र असलम जानी, आओ नेत्रदान बढ़ाएं, इसे जीवन की रीत बनाएं, कजरी को माँ के सुनैन दर्शन कराएं, माँ तुम कैसी लगती हो, माँ तुम कैसी लगती हो। बहुत खूब, बहुत खूब। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। आज आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमें इस बात की उम्मीद है कि बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे नेत्रदान के बारे में। तो बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंटरनेट चल रहा है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो बहुत ज़रूरत है कि ये आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इसका इस्तेमाल करें, नेत्रदान को हर तरीके से बढ़ाएं और सबको शामिल करें इस एक अभियान में, जिससे वो सभी लोग जो इस सुंदर दुनिया को देखना चाहते हैं उनका ये सपना साकार हो पाए। दुनिया को देखना हो या दुनिया ने हमें देखना हो, सभी को ज़रूरत होती है दृष्टि की। दृष्टि को बचाए रखिए और जिनके पास नहीं है उन्हें पहुंचाने के लिए नेत्रदान अवश्य करिए। कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद और अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।